Hey everyone, welcome back to the LS Academy. My name is Kanak and I'm back with another video. So जैसा कि हम सबको पता है CSIR ने अपने जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं. ऑल्सो उन लोगों ने अपने एग्ज़ाम में कुछ चेंजेस लाए हैं. सो अभी हम लोग उन्हीं चेंजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. एंड दिस वीडियो बिलोंग्स टू दी नो योर एग्ज़ाम सीरीज़. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम की एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो कब रिलीज़ हुए हैं. वो 1 मई को रिलीज़ हुए थे एंड 21 तक विंडो जो है वो ओपन है. पेमेंट की लास्ट डेट है 22 मई टू 23 अप टू 11:50 PM. करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होगी 25 मई को टिल 27 मई. एंड एग्ज़ाम की जो डेट्स आई हैं वो आई है 25, 26 एंड 27 जून को. मोड ऑफ एग्ज़ाम जो रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा. ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम विल बी ऑफ 3 hours, दैट इज़ 180 minutes. एंड पैटर्न वही रहेगा, सेम ऑब्जेक्टिव टाइप. एंड मीडियम जो है वो बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. एंड अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके बारे में. सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एग्ज़ाम पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं हुआ है. हम स्पेसिफिकली लाइफ साइंसेस के बारे में बात कर रही हूँ मैं. टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो वही रहेंगे. बेसिकली जो एग्ज़ाम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 145 होते हैं, जिसमें से पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट बी में 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड पार्ट सी में 75 क्वेश्चंस आते हैं. इनमें से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं. पार्ट ए में आपको 20 में से 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, पार्ट बी में 50 में से 35 अटेम्प्ट करने होते हैं, पार्ट सी में 75 में से 25 अटेम्प्ट करने होते हैं. एंड टोटल जो बन जाते हैं वो बन जाते हैं 75 क्वेश्चंस. अब हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए, हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको पार्ट ए में 2 मार्क्स मिलते हैं, पार्ट बी में 2 मार्क्स मिलते हैं एंड पार्ट सी में 4 मार्क्स मिलते हैं. एंड टोटल जो है वो 200 मार्क्स जो हैं वो बन जाते हैं. नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें. पार्ट ए में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, पार्ट बी में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है एंड पार्ट सी में जो है वो 1 मार्क जो है वो आपका नेगेटिव जाता है. सबसे पहले बात करें अगर हम लोग कैटेगरीज़ की, तो पहले सिर्फ 2 ही कैटेगरी होती थी, एक तो JRF और एक LS. बट अब इस बारे इन लोगों ने 3 कैटेगरीज बना दी हैं. फर्स्ट कैटेगरी है अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर. कैटेगरी 2 इज़ अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD. एंड कैटेगरी 3 है एडमिशन टू PhD ओनली. फर्स्ट कैटेगरी में JRF जो है वो आप लोगों को मिलेगा. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोग एलिजिबल हैं एंड PhD एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हैं. कैटेगरी 2 में आप लोगों को कोई भी JRF नहीं मिलेगा. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, ऑल्सो PhD की एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हैं. कैटेगरी नंबर 3 जो है इसमें आप लोगों को ना तो JRF मिलेगा, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं. एंड दिस कैटेगरी इज़ ओनली एंड ओनली फॉर योर PhD एडमिशन. बेसिकली अब क्या होगा, जो पहले यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, अब उन लोगों को सेपरेटली एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब आप लोगों का जो नेट का स्कोर होगा उसी को ही वैलिड माना जाएगा फॉर द एडमिशन इन योर PhD. नेक्स्ट हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जॉइंट CSIR UGC नेट अंडर कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 कैन बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर PhD एडमिशन इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. For candidates qualified under Category 2 and Category 3, the marks obtained in the net will be 70% weightage and 30% weightage will be based on the performance in the interview or viva voce conducted by the university concerned. जो कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 वाले कैंडिडेट्स होंगे उनका मार्क्स किस तरीके से बनेंगे. 70% जो है वो लिया जाएगा जितने मार्क्स आप लोगों के नेट में आए होंगे एंड 30% जितना आपका इंटरव्यू में बनेगा. इनको कंबाइन करके आप लोगों का एक ओवरऑल मार्क्स बनाया जाएगा जिसके बेसिस पे आपकी एडमिशन होगी PhD में. For admission to PhD, the marks obtained in the net by the candidates in the Category 2 and Category 3 will be valid for a period of 1 year from the date of declaration of the result of joint CSIR UGC net. पहले जो वैलिडिटी होती थी वो 2 years की होती थी, बट यहाँ पे अभी जो कैटेगरीज बनी है कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये जो आपके स्कोर होंगे वो सिर्फ 1 साल तक वैलिड रहेंगे. दैट मीन्स आपको उसी 1 साल में आपको एडमिशन PhD में लेना पड़ेगा. एंड इफ़ एनी केस कि आप लोग एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो आप लोगों को वापस से एग्ज़ाम देना पड़ेगा.
The result of NET will be declared in percentile along with the marks obtained by the candidate to utilize the marks for admission to PhD. So पहले क्या होता था, पहले जो रिजल्ट आता था वो सिर्फ परसेंटाइल में ही आना शुरू हो गया था. इससे पहले तो ऑब्वियसली मार्क्स वगैरह पता चलते थे, बट उसके बाद इन लोगों ने सिर्फ परसेंटाइल देना स्टार्ट कर दी थी. बट अब जो है परसेंटाइल भी होगी एंड उसके साथ साथ जितने भी आपके मार्क्स होंगे वो भी मेंशन किए होंगे, सो दैट आप लोगों के जो PhD में जब एडमिशन होगी तो उसमें हेल्प हो सके. सो नेक्स्ट अगर मैं JRF के स्टाइपेंड की बात करूं तो स्टाइपेंड जो है आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि कुछ टाइम पहले ही उन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला था कि स्टाइपेंड का अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है. तो अब जो है स्टाइपेंड का अमाउंट जो है वो 37,000 पर मंथ है फॉर दी फर्स्ट 2 years. दैट इज़ JRF का अमाउंट जो है वो 37,000 है एंड उसके साथ साथ 20,000 जो है वो आपकी कंटीजेंसी रहेगी, वेयर एज फॉर दी SRF जो है वो 42,000 पर मंथ रहेगा for the third and subsequent years on the basis of the assessment of the fellow's research progress achievement through the interview by an expert committee consisting of the guide, head of the department, HOD, and external member from the outside university or institution who is an expert in the relevant field, not below the rank of professor or associate professor. अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल अनरिजर्व्ड या जनरल EWS कैंडिडेट्स उन लोगों के पास जो MSc के मार्क्स हैं एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ, तभी वो लोग एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए. ऑल्सो जो OBCs हैं, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST, पर्सनस विद डिसेबिलिटी, थर्ड जेंडर कैटेगरी, इन लोगों के पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर डिग्रीज फॉर गिविंग द एग्ज़ाम. नाउ जो लोग अभी अपने फाइनल ईयर में हैं अपने मास्टर डिग्री के, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं अंडर द रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी. However, such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for NET only after they have passed their master degree or equivalent examination with at least 55% marks. 50% marks in case of OBCs, NCL, SC, ST, PWD and third gender categories. सो आप लोगों को प्रोविजनली एडमिशन दी जा सकती है, लेकिन आप लोगों को पहले अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी जो ऊपर दिया गया बेसिकली क्राइटेरिया है उसमें आप फॉल करने चाहिए, तभी आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, वरना आप जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाओगे. सो इन केस ऑफ एडमिशन टू PhD ओनली कैटेगरी वही लोग एलिजिबल हैं जो अपने मास्टर डिग्री के लास्ट ईयर में होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 1 ईयर की है. सो एडमिशन टू PhD ओनली के केस में क्या होगा, जो वही लोग जो हैं कंसिडर किए जाएंगे जो अपने लास्ट ईयर ऑफ मास्टर्स डिग्री होगा. अगर फर्स्ट ईयर में आप लोग एग्ज़ाम देते हैं एंड थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल की होगी, मास्टर्स आपकी कंप्लीट नहीं होगी एंड आपको वो एग्ज़ाम जो है 1 साल के बाद वापस देना पड़ेगा. Candidates belonging to the third gender category are eligible to draw the same relaxation in fee, age and eligibility criteria for NET as are available to SC, ST, PWD category. So जो थर्ड जेंडर कैटेगरी के को बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए भी सेम रिलैक्सेशन दी गई है जो रिलैक्सेशन SC, ST, PWD कैटेगरीज को दी गई है. The PhD degree holders whose master level examination have been completed by 19 September 1991. So जो भी PhD holders हैं एंड उन लोगों का मास्टर जो है वो 19 सितंबर 1991 तक का है, उन्हें भी रिलैक्सेशन दी गई है 5% की फॉर अपेयरिंग इन नेट. एक और मेजर चेंज जो देखा गया है वो ये है कि जो लोग भी 4 इयर्स की डिग्री, बैचलर्स डिग्री या फिर 8 सेमेस्टर की बैचलर डिग्री कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके जो मार्क्स हैं वो 75% हैं या उससे ज़्यादा हैं, वो भी एलिजिबल हैं नेट का एग्ज़ाम देने के लिए. ऑल्दो रिलैक्सेशन 5% की दी गई है फॉर दी SC, ST, OBC एंड अदर कैटेगरीज. The candidate qualifying in the NET based on 4-year undergraduate program will be eligible for the award of JRF and for the admission to the PhD. The candidate qualifying in the NET based on 4-year degree undergraduate degree will not be eligible for the appointment as assistant professor. However, अगर आप लोग 4 years की डिग्री करके आए हुए हैं, अपनी बैचलर डिग्रीज 4 years की है एंड उसमें आप अपना नेट जो है वो क्लियर कर लेते हैं, आप JRF के लिए भी एलिजिबल हैं, आप PhD के लिए भी एलिजिबल हैं, लेकिन आप कैटेगरी नंबर 2 के लिए एलिजिबल नहीं हैं. दैट मीन्स आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं हैं.
नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो एक और देखा गया है वो है एज लिमिट पे। जेआरएफ की जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स कर दी गई है। पहले जो जेआरएफ की एज थी वो 28 इयर्स थी, बट अब जो है वो 30 इयर्स कर दी गई है। एंड ऑल्सो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया है जो बाकी कैटेगरीज के बिलोंग करते हैं। एंड ऑल्सो जो विमेन एप्लीकेंट्स हैं उन्हें भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन जो है वो दिया है। बट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं एलएस के लिए। एंड ऑल्सो हमारे जो पीएचडी एडमिशन के लिए है कोई भी एज लिमिट नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही होगी। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दी चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम with another video. Till then, take care, happy learning, and all the very best.